आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम लोग जो है जो प्रयास टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके जो है क्वेश्चंस को का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, उनके प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है अरविंद पांडे और आज मैं आपके साथ जो है प्रयास टेस्ट सीरीज का जो है जो इकोनॉमी का प्रश्न होगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का हमारा आपके साथ डिस्कशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके टेस्ट में दिया रहा होगा और ये टेस्ट में क्वेश्चन था बिहार राज्य फसल सहायता योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और चारों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि यह योजना जो है केवल रैयत किसानों के लिए है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल ये योजना रैयत और गैर रैयत दोनों ही किसानों के लिए है। दरअसल बात करें अगर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत, तो बिहार राज्य में किसानों को फसलों से सुरक्षा देने के लिए या फसलों पर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से उनको नुकसान होता है तो उसके लिए एक वित्तीय सहायता से संबंधित ये योजना है और ये योजना रैयत और गैर रैयत दोनों ही किसानों के लिए है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इस योजना के तहत 20% से अधिक क्षति होने पर 15,000 प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलेगा। हालांकि ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत अगर 20% से अधिक की क्षति होती है तो 15,000 नहीं जबकि 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा आते हैं इस योजना के तहत 20% तक क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है और ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर करेक्ट आंसर मिल जाता तो हमें डी देखना ही नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर आपका बन रहा है वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इस योजना के अंतर्गत अगर 20% से तक अगर क्षति होती है तो 7,500 और 20% से अधिक की क्षति होती है तो सरकार इस योजना के अंतर्गत आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ सुनिश्चित करती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। ये प्रश्न है थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। पहला है आपका ईंधन, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद, उपर्युक्त सभी को शामिल किया जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्य पर महंगाई को मापने के लिए एक बहुत ही पुराना सूचकांक है। हालांकि वर्तमान में तो ये प्रचलन से भी बाहर हो चुका है। वर्तमान में जिस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है या किया जा रहा है दैट इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो WPI और CPI के जब बेसिक या मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं जब कभी, तो हम देखते हैं कि WPI में केवल और केवल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है महंगाई की गणना में, और जब CPI की बात करते हैं तो गुड्स एंड सेवाएं यानी वस्तु एंड सेवाएं दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टर्म दिया है सेवाएं, तो WPI का जो सूचकांक बनता है उसमें सेवाओं की गणना नहीं होती है, बाकी ईंधन और ऊर्जा से संबंधित प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, विनिर्मित उत्पाद होता है और प्राथमिक यानी कि खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है महंगाई की गणना के सूचकांक को निकालने में या बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी WPI सूचकांक में जो है सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। यह सूचकांक केवल वस्तुओं में जो कीमतों की वृद्धि होती है उसको मेजर किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित बैंकिंग संस्थाओं की बात की जा रही है कि उनका स्थापना जो है वर्ष के अनुसार कालक्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो बात करें अगर जो है भारतीय आयात निर्यात बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय आयात निर्यात यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एग्जिम बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1982 में, 1982 में स्थापना हुई थी। और वहीं पर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में, 1982 में स्थापना हुई थी। तो आप देखेंगे इन दोनों में जो सबसे पहली संस्था है वो है आपका एग्जिम बैंक और दूसरे स्थान पर आपको कौन दिख जाएगा, नाबार्ड। अब हम बात करें अगर राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करें तो राष्ट्रीय आवास बैंक की जो स्थापना है वो है आपका 1988 में है और वहीं पर लघु विकास बैंक की स्थापना का जो है जो वर्ष है वो है 1990। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा क्रम होगा और ये होगा आपका चौथा। और इस क्रम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले चौथा क्रम सबसे पुराना है और उसके बाद नया है 1982 और सबसे नई संस्था है ये। तो आप जो है अगर कूट अगर आप ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी सबसे पुराना है आपका भारतीय आयात निर्यात बैंक, उसके बाद नाबार्ड यानी पहला कूट, उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक तीसरा, दूसरा
सॉरी, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि जो है फोर्थ ऑप्शन भारतीय आयात निर्यात बैंक जो है पहले होगा, उसके बाद नाबार्ड होगा, राष्ट्रीय आवास बैंक होगा और भारतीय लघु विकास बैंक आपका तीसरे क्रमांक में होगा। क्लियर है बात? सो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए किस व्यक्ति का योगदान था? तो मानव विकास सूचकांक की बात अगर करें तो मुख्य रूप से 3 अर्थशास्त्रियों ने इस विकास सूचकांक का मुख्य रूप से इस विकास सूचकांक को प्रिपेयर करने में योगदान दिया था। उसमें बात करें तो महबूब उल हक की बात है, महबूब उल हक ने भी योगदान दिया था, AK सेन भी शामिल थे और सिंगर एंड हंस भी शामिल थे। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चूँकि जो है उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है मानव विकास सूचकांक से संबंधित अर्थशास्त्रियों की संख्या को बताते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका जो है, अगला प्रश्न है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्य रूप से सामाजिक सेवाओं पर व्यय करना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 2%। ऐसी वे सभी कंपनियां जिनका जो है जो कारोबार है वो 1000 करोड़ है, या जो है जो उनको अपने 3 साल के जो 3 साल का जो निवल प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जो है सामाजिक सेवाओं पर क्या करना होता है, खर्च करना होता है। तो 45 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई तो उस समय कौन केंद्रीय वित्त मंत्री था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यशवंत सिन्हा। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1998 से लेकर के सन 2002 तक जो केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं वो रहे आपके यशवंत सिन्हा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है, जूट उत्पादन की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और वहीं पर दूसरा जो स्थान है वो आपका है बिहार का है। तो 66 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिहार बजट 2023-24 में विकास के लिए कितने सूत्र तय किए गए हैं? तो बिहार बजट अगर आपने देखा होगा तो बिहार बजट में सरकार जो है कुल मिला के 10 सूत्र को जो है के माध्यम से पूरे बजट का खाका तैयार किया है, पूरे बजट का रूपरेखा तैयार किया है। इन 10 सूत्रों में बात करेगा तो युवा रोजगार से संबंधित पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, यानी अनवरत महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए है, हरित विकास के लिए है, और इस प्रकार से क्रमशः 10 जो है विभिन्न क्षेत्रों को टारगेट करते हुए बिहार सरकार ने अपना इस वर्ष का बजट 23-24 का तय किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 75 और प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई जो है वह है 5977 किलोमीटर, यानी 5977 किलोमीटर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में किस जिले में बिजली की खपत सबसे अधिक रही है? अब यहाँ पर उपयुक्त मानचित्र में जिले के लिए दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको हमारे क्वेश्चन सीट में ऐसा करके आपको एक मैप दिया होगा और जितने भी यहाँ पर अक्षर दिए हैं वो सभी अक्षर एक जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग अपने प्रश्न की तरफ आते हैं तो किस ज़िले में बिजली की खपत सबसे अधिक है, तो हम सबको पता होगा कि जिस ज़िले में बिजली की सबसे अधिक खपत है और वो ज़िला है आपका कौन? पटना। और मैप में जब जाएंगे तो पटना जो है एल जो है अक्षर से एल अक्षर से रिप्रेजेंट करता है और एल अक्षर से अगर रिप्रेजेंट करता है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एल ऑप्शन जो है वो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 110 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 111 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बिहार के किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका मैप में X होगा, और ये जो X होगा वो बेगूसराय को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो 111 प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दूसरे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 15-16 और 19-20 के अनुसार कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2,25,00,000 लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। तो आज के इस प्रयास टेस्ट में जो इकोनॉमी के क्वेश्चन थे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ही थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। परफेक्शन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो प्रयास जो पहला टेस्ट है आप लोगों का, उसके मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, उसी का हम लोग एक अच्छा सा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से देख ही लेते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोला आपसे कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12 and the difference between the 2 digits of the 2 digits number is 6। यानी एक ऐसा नंबर है जिसके 2 डिजिट हैं और दोनों डिजिट का सम होना चाहिए कितना आपका 12, और दोनों डिजिट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब सबसे आसान तरीका है कि आप बाय ऑप्शन चले जाइए। तो अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें तो 6 और 6 का सम तो 12 है, लेकिन 6 और 6 का डिफरेंस 6 नहीं, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये तो मेरा आंसर होना नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट वाले में चलते हैं, 8 + 4 12 तो है, लेकिन 8 + 4 का डिफरेंस कितना है 4 है, जबकि डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए 6। ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 9 और 3, तो 9 और 3 का सम भी 12 है 12 है, और 9 और 3 का डिफरेंस कितना है 6 है। तो निश्चित रूप से जो आंसर आपका है इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा 93 होगा। सम होना चाहिए डिजिट का 12 और डिफरेंस होना चाहिए 6। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 9 और 3। 9 + 3 आपका 12 और 9 और 3 का डिफरेंस कितना 6 का। आराम से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। अच्छा, इसमें कुछ आपके टेस्ट में तो ये सही से होगा, इसको a² कर लेना है। ये आपका a का स्क्वायर है और इसको भी कर लेना 4b का स्क्वायर। ये टेस्ट में आपको सही होगा, यहां गलती से आपका एरर है। अब एक बात समझना, a का स्क्वायर 4b स्क्वायर और -4ab, इस तीनों को यदि आप देखते होंगे तो एक फॉर्मूला आपको दिमाग में आता होगा कि ये a का स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है और माइनस का 4ab है। तो इस तीनों को हम आराम से लिख सकते थे a - 2a का क्या, सॉरी a - 2b का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते थे a - 2b का स्क्वायर। a - 2b का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस का 2ab। यहां तक का तो काम हो गया, इस तीनों का काम। अब आपका कौन कौन सा टर्म बच गया, 4b -2a और माइनस का 8। हम इसको फोकस करते हैं, इस दोनों को। अगर आप यहां से -2 कॉमन ले लें, -2 क्या कॉमन ले लें, इस दोनों में -2 कॉमन ले लें, तो -2 कॉमन लिए तो ये आपका कितना बचा a। साथ साथ अगर 4b में -2 कॉमन लिए तो ये आपका बच गया माइनस का 2b, और जैसे -8 था वैसे इसको रहने दीजिए। अब फिर से एक बात समझना, इस a - 2b को हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मान लो हमने इसको अज्यूम कर लिया क्या, y। तो अब एक बात बताओ, a - 2b का मतलब y है, तो ये हो गया y का स्क्वायर -2 इंटू a - 2b। a - 2b को हमने क्या माना है y, तो ये माइनस का 2y और माइनस का कितना हो गया आपका 8। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो जैसे ही आप इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा y - 4 और y + 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, y - 4 और y + 2। लेकिन आपने y को क्या अज्यूम
किया था a माइनस 2y, तो बस पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा y के प्लेस पे रख दो a माइनस 2b माइनस 4, और इधर y के प्लेस पे a माइनस 2b और प्लस का कितना 2। आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप चाहते तो बाय ऑप्शन भी जाते, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका है वैल्यू पुटिंग से भी ये हो सकता था, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है उसको हमने आपको बताया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, तीसरे की ओर। द एवरेज ऑफ द डेली इनकम ए बी एंड सी इज 250। एक बात बताना हमें कि ए है, बी है और सी है। अगर इसका एवरेज इनकम 250 है, तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 3 पर्सन है, तो एवरेज यदि 250 है 3% का, तो टोटल इनकम हो जाएगा 250 इंटू 3, यानी आप आराम से बोल सकते थे 750। यहां तक आराम से आप समझे होंगे। अगला स्टेटमेंट क्या बोला है, इफ बी अर्न्स ₹30 मोर देन सी। बी जो अर्न करता है वो सी से 30 रुपए ज्यादा अर्न करता है, एंड ए अर्न्स डबल ऑफ सी, और ए जो है वो सी का डबल अर्न करता है। चलो आप सी को ही अज्यूम कर लो, मान लो सी अर्न कर रहा है x रुपीज, ए सी का डबल अर्न करता है, तो अगर ये x रुपीज अर्न करता है तो x का डबल कितना हो जाएगा आपका 2x। क्लियर है ये बात। और b के बारे में स्टेटमेंट क्या था कि b अर्न्स 30 मोर देन c। अगर c x तो b आपका x प्लस कितना 30। ये बात तो आप आराम से समझ गए होंगे। और आपको दिया हुआ था कि तीनों का सम होना चाहिए 750, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड कर देना है, 750 के इक्वल बना देना है। तो 2x x और x कितना हो गया 4x, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 700 कितना हो जाएगा 20। 4 से आप काट लीजिए 180, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 180 रुपया, 180 रुपीज। और आपसे पूछा भी था किसका वैल्यू, सी का, यानी सी जो अर्न करता है वो x रुपीज अर्न करता है, यानी अर्न कितना करता है बाबू 180। आसान क्वेश्चन था ये, आराम से आप कर भी पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 48। 2 नंबर है जिसका एलसीएम आपका दे रखा है 48, और आपसे बोला है कि नंबर का जो रेशियो है वो 2:3 है। 2 नंबर है और 2 नंबर का रेशियो कितना है 2:3 है। हमने क्या किया कि यहां से आप कुछ भी अज्यूम कर लो HCF को। मान लो आपने HCF H अज्यूम किया। अगर HCF H है तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा HX और सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा HY। पहला नंबर HX और दूसरा नंबर HY, और एलसीएम होता है बाबू H इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये आपका आ गया कितना 48 दिया हुआ ही है, एलसीएम H इंटू एक्स इंटू वाई, और ये आपका कितना है 48। और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों नंबर का जो रेशियो है वो 2:2 कितना है बाबू 3 है। तो हम बोल सकते थे कि x और y का भी रेशियो कितना होगा 2:3 ही होना है। जो नंबर का रेशियो है वही x और y का भी रेशियो होता है। एलसीएम और एचसीएफ पे ये चीज दिमाग में रखना। अब एक बात बताओ, h हमें पता नहीं है। अगर हम x की बात करें तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, और ये वैल्यू दे रखा है 48। यहां से h इक्वल टू 3 गुना 2 6, यानी h इक्वल टू कितना आ गया 8। आपसे बोला है सम ऑफ द नंबर, तो पहले बताओ यदि h 8 है तो पहला नंबर hx और दूसरा नंबर hy होगा। तो एक बात बताओ, h का वैल्यू 8, तो x आपका कितना है बाबू 2, तो 8 इंटू 2 कितना 16, और 8 इंटू 3 यानी कितना 24। दोनों का सम पूछा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40, और आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कुछ नहीं था, एलसीएम होता है h इंटू एक्स इंटू वाई। जो नंबर का रेशियो होता है वही x और y का भी रेशियो होता है। तो नंबर का रेशियो 2:3, तो x और y का भी रेशियो 2:3,
तो यहां से h निकल गया तो 8 इंटू 2 हो गया पहला नंबर, 8 इंटू 3 दूसरा नंबर, दोनों का सम आपसे पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ लॉटरी देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। क्या बोला है कि टोटल 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट कितने को करना है, 3 को सेलेक्ट करना है, लेकिन एक कंडीशन दिया कि उनमें से 2 बॉयज होने चाहिए और 1 गर्ल्स होनी चाहिए। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। तो एक बात बताइएगा, हमें 1 गर्ल का सिलेक्शन करेंगे तो गर्ल वाले से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10C1, और जहां भी एंड आए मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 बॉयज का सिलेक्शन करना है यानी 15C2, और ओवरऑल ये तो हो गया आपका फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम भी लिखेंगे तो 15 और 10 टोटल कितने 25, और 25 में से सिलेक्शन कितने का करना था बाबू 3 का। इसको बस आप सॉल्व कर दोगे, कर ही लेते हैं। 10C1 का मतलब ही 10 होता है, NC1 आपका n होता है, 15C2 को आप लिख सकते हैं 15 इंटू 14, और बाय का कितना बाबू 2। क्लियर हो पाया होगा यहाँ पे। 15C2 NC2 का NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये आपका आ गया 2 से कितनी बार में बाबू 7 बार में, लेकिन नीचे भी है आपका 15C3, इसको लिखेंगे 25 गुना 24 गुना 23, और नीचे में आ जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2। सॉल्व कर लो, 3 से 2 6, 6 गुना 4 24, बस आपका काम बचा 10 इंटू 15 इंटू 7 और अपॉन में 25 इंटू 4 इंटू 23। चलो सॉल्व करते हैं। 5 गुना 5 25, 5 गुना 2 10, 5 से कितनी बार में 3, 2 से कितनी बार में 2, 7 गुना 3 21, और 23 गुना 2 46, यानी आपका ऑप्शन होगा 21:46, 21/46। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, बी है। बस ये फॉर्मूला था आपका, इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 स्टेशन A एंड B आर 110 किलोमीटर अपार्ट अ स्ट्रेट लाइन। बोला है 2 स्टेशन है और 2 स्टेशन के बीच की जो कुल दूरी है वो आपका है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। आगे पढ़ते हैं। 1 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A, ये स्टेशन A है, यहां से एक ट्रेन स्टार्ट हुई है और ये कितने बजे चलना स्टार्ट की, सुबह के 7 बजे 7 AM में। एक दूसरी ट्रेन है वो B से चलना स्टार्ट की, लेकिन इसका जो टाइम है वो कितना है 8 AM में चलना स्टार्ट की, और स्पीड भी दे रखा है। स्पीड क्या दे रखा है कि A एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, A का स्पीड, जो ट्रेन A से 1 ट्रेन पहले का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, A से जो चलती है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और B से जो चलती है उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन टाइम अभी डिफरेंट है। आप टाइम को बस सेम कर लो। एक बात बताओ, एक ट्रेन 7 बजे चली, एक ट्रेन 8 बजे चली। पहले ट्रेन को हम 1 घंटा चला लेते हैं, तो पहले ट्रेन का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम 1 घंटा इसको चलाए तो 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगी, 20 किलोमीटर। तो पहले आप 20 किलोमीटर इसको चला लें, चला लिए। अब ये ट्रेन यहां पहुंच गई और घड़ी में अब टाइम हो रहा है 8 AM, लेकिन ये डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। 110 में 20 किलोमीटर चल चुकी है, अब जो डिफरेंस बचा वो कितने किलोमीटर का बचा, 90 किलोमीटर का। अब देखो ये भी 8 बजे, ये भी 8 बजे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस। तो इसका स्पीड कितना था 20 और इसका स्पीड 25, तो 20 + 25 यानी कितना 45, यानी 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे। और किसके 2 घंटे बाद, सुबह के 8 बजे से 2 घंटे बाद। तो 8 में 2 घंटा ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बाबू, 10 AM, यानी 10 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्या होंगे, मिल लेंगे।
आसान क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। A and B have their monthly income in the ratio 8:5। इनकम का रेशियो है 8:5 का। While their monthly expenditure, और उनके एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का जो रेशियो है वो आपका दे रखा है 5:3 का। और साथ में बोला है इफ दे सेव 12,000 एंड 10,000, ए यदि 10,000 की बचत करता है तो बी जो बचत करता है वो कितने की, ए आपका 12,000 की बचत करता है तो बी बचत करता है 10,000 की। आपसे पूछा है उनके मंथली इनकम का डिफरेंस। इसका सबसे अच्छा तरीका हम बताते हैं, एक आता है रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट करने का। आप एक बार ऊपर क्रॉस कर दो और एक बार नीचे क्रॉस कर दो, तो 8 × 3 24, 5 × 5 25, 24 और 25 का डिफरेंस कितने के बराबर, 1 के। यही काम एक बार नीचे भी आपको करना है। 12 × 3 36, 10 × 5 50, तो 12 × 3 36 और 10 × 5 50, 36 और 50 का बस आप डिफरेंस लिखो, तो डिफरेंस कितने का बाबू, 14,000 का। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 14,000। आपसे पूछा है उनके इनकम का क्या बताओ, डिफरेंस। तो इसका 8 है इनकम, इसका 5 है इनकम, यानी डिफरेंस कितने का, 3 का। तो 1 का वैल्यू 14 के, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 के। यानी आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 42,000। एकदम आसान तरीका बता दिए हैं इसका। नेक्स्ट, if simple interest on any amount is equal to 30% of principal in 6 year, सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का क्या होता है, सेम होता है। तो एक बात हमें बताओ कि अगर 6 साल में 6 ईयर में 30% का इंटरेस्ट होता है तो 1 ईयर में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 5% का होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर का क्या कहलाता है, सेम होता है। तो 6 साल में 30% आपको इंटरेस्ट मिला है, तो 1 साल में कितना परसेंट मिलेगा, 5%। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपका ऑलवेज कितना परसेंट, 100%। और बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल यानी कितने परसेंट के बराबर होना चाहिए, 100% के बराबर। प्रिंसिपल 100%, ये इक्वल होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के। यानी अगर आपको 100% का इंटरेस्ट चाहिए होगा तो आप देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन, कहीं फॉर्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है। 5% 1 ईयर में, तो 100% के लिए आपको कितना साल चाहिए, 20 साल। यानी इसका जो आंसर होगा वो कौन कितना होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए 20 ईयर्स। नेक्स्ट, आसान है। 9, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ कार, ट्रेन और बस। कार है, ट्रेन है और बस है, इनके स्पीड का रेशियो 5:9:4 गिवन है। द एवरेज स्पीड ऑफ कार, बस एंड ट्रेन, तीनों का एवरेज दे रखा है 72। 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल निकालने के लिए, तो 3 × 2 6 और 3 × 7 21, यानी टोटल स्पीड हो गया 216। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि कार और ट्रेन का एवरेज स्पीड बताओ, तो बताओ 9 और 5 14 और 4 कितना, 18। 18 का वैल्यू है 216, तो 1 का वैल्यू हो गया 216 और अपॉन में कितना, 18, यानी 18 एकम 18 और 18 दूनी कितना बाबू, 36। 1 = 12, लेकिन आपको चाहिए किसका किसका, कार का और ट्रेन का। तो कार का वैल्यू हो गया 1 = 12, तो 5 = 12 पचे कितना बाबू, 60। ट्रेन का भी चाहिए, 1 बराबर कितना, 12, 12 दे रखा है, तो 9 = 12 × 9 यानी 108। और इसका आपसे एवरेज पूछा, तो दोनों को ऐड करके आप कितने से डिवाइड कर लो, 2 से। तो चलो कर लेते हैं, 168/2 यानी ये आपका आ गया 84 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी होगा। आसान है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, रेशियो थोड़ा बहुत यूज किया गया है लेकिन आसान है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका मेंटल एबिलिटी का, तो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा प्रयास 1 टेस्ट जरूर से, तीनों टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है 15
सीरीज का क्वेश्चन है। आप देखे होंगे कि एक सीरीज का क्वेश्चन अगर बात करें प्रीवियस ईयर की तो पूछते आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप सीरीज पे जरूर से करिएगा। देख लेते हैं ये कैसा सीरीज है। बताइएगा 15 से 19 डिफरेंस कितने का? 4 का। 19 से 83 अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का बाबू? 64 का। यहां देख लेते हैं डिफरेंस, तो ये डिफरेंस कितने का हो गया आपका? 36 का। एक आइडिया आपको लग गया होगा इतना ही देखने के बाद। अगर यहां देखें डिफरेंस तो 11 में से 9 गया कितना? 2, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, यानी 512। थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब का अगर नॉलेज है तो एक बार में आप इसका आंसर पकड़ पाते, तो देखना ध्यान से। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 64 का मतलब 8 का क्यूब। एक बार सोचते हैं 8 का क्यूब, ये आपका हो गया 6 का स्क्वायर, लेकिन ये आपका स्क्वायर नहीं है, यानी कुछ और पैटर्न फॉलो कर रहा है। देख लेते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, बहुत बढ़िया। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 512 का शक्ल देख के याद तुम्हें आता होगा 8 का क्या? क्यूब। 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 8 का क्यूब, तो 2 4 6 8, तो अगला कौन सा होगा? 10। स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कितने के इक्वल? 100, तो बस 100 आप ऐड कर दो, यानी आपका आंसर हो गया 731। और ऑप्शन नंबर आपका है कौन सा? ए, 731। तो 10 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया मेंटल एबिलिटी का। आपको कुछ फायदा हो, थोड़ा सा मेहनत करना है अगले टेस्ट के लिए भी। तो इतने ही तक, बात बाकी के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम का टाइम है, पूरा मन लगा दीजिए और एग्जाम रिजल्ट लेके आइए। धन्यवाद। हेलो एस्पायरेंट्स, दिस इज़ कपिश चौधरी और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं अपना प्रयास बैच का एक सॉल्यूशन वीडियो। और हम लोग जो है जुड़े हुए हैं परफेक्शन आईएएस के साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना प्रयास का टेस्ट नंबर 1, और इसका कुछ बायोलॉजी का सेक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सेक्शन रहेगा बायोलॉजी, उसके अंदर हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पोलीसैकेराइड निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं का मतलब है कि ये जो ऊपर दिए गए हैं, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है, ये तीनों किसके पार्ट इनमें से हैं? वसा के हैं, विटामिन के हैं, खनिज लवण के हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट के हैं? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है खनिज लवण। देखिए खनिज लवण की अगर हम बात करें तो वसा भी एक खनिज लवण है, विटामिन भी और कार्बोहाइड्रेट भी। तो ये ऑप्शन तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, यहाँ से तो हमारा नहीं आएगा। उसके बाद रही बात वसा की, तो जब वसा की बात करते हैं तो वसा के जो भाग होते हैं, वसा को जब हम विभाजित करते हैं तो वसा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक होते हैं सैचुरेटेड, यानी कि हम इन्हें संतृप्त वसाएं कहेंगे, और दूसरा जो रहता है वो होते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त वसाएं। ये आप लोग जानते भी होंगे, और जिन लोगों ने ये गलत किया है वो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। संतृप्त और असंतृप्त वसाएं 2 प्रकार की होती हैं, वो हमने यहाँ पर देख ली। विटामिन की बात करें तो विटामिन में तो हम कहते ही हैं कि विटामिन के अंदर तो पार्टीशन की बात ही नहीं हो रही है। विटामिन को तो बेसिकली जब हम डिवाइड भी करते हैं तो इसको तो घुलनशीलता के आधार पर बांटते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील। और एक हो गए हमारे फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देख लिया यहाँ पर कि जो वसाएं होती हैं वो संतृप्त और असंतृप्त प्रकार की होती हैं। अगर विटामिन की बात करें तो वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील होते हैं। खनिज लवण हम पहले ही यहाँ से काट चुके हैं, तो हमारा आंसर जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, इकाई के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, जिनके अंदर सिंगल यूनिट, एक ही इकाई उपस्थित होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। जहां पर 2 इकाई होंगी वो डाइसैकेराइड हो जाएंगे, और जहां पर बहुत सारी इकाइयां होंगी वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों?
पॉलीसैकेराइड हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहा, यानी कि जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 22 था, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर इसमें आपको कुछ लगता है कि इसमें से कुछ निकालना है या फिर आपको कुछ इसमें से लिखना है तो लिख लीजिए। तुरंत हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन नंबर 22 और 22 के अंदर हमने जो आंसर देखा वो आएगा हमारा आंसर डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रोटीन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार हमें करना है, हमें देखना है कि क्या क्या कथन दिए हुए हैं। सबसे पहला जो कथन है कि ये अमीनो अम्लों के यौगिक हैं, और दूसरा हमसे बोला है कि इसमें सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, आप सभी को ये चीज़ पता होगी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो बने होते हैं अमीनो एसिड से। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड जो है स्ट्रक्चर होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि पहला जो है हमारा अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 20 अमीनो अम्ल रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं एक प्रोटीन की इकाई का निर्माण करने के लिए, प्रोटीन का एक यौगिक बनाने के लिए। लेकिन अब हम दूसरे वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये अमीनो अम्ल बनाते हैं, और अमीनो अम्ल का अगर हम डायग्राम समझें सिंपल सा, तो कुछ इस प्रकार होता है। तो ये हमारा अमीनो अम्ल है बच्चों, और इस अमीनो अम्ल के अंदर आप देख सकते हो एक सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। तो कैसे हम कह देंगे कि सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन उपस्थित है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर हम अगर बात करें एक अमीनो एसिड के अंदर, तो जो कार्बन की क्वांटिटी होती है वो अप्रॉक्स 50% रहती है, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की क्वांटिटी की, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी हमें 2 मिल रहे हैं, तो इसकी लगभग 20% रहती है। बाकी रिमेनिंग जो 30% है उसके अंदर हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आता है। अप्रॉक्स 10% हाइड्रोजन रहता है, 20% आपका जो है हाइड्रोजन रहता है, और 10% जो है आपका नाइट्रोजन रहता है। तो यहां पर अगर लिखा होता कि इसमें सर्वाधिक नहीं, सबसे कम मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो हम दोनों कथन सत्य कह सकते थे, लेकिन दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा ए आंसर, यानी कि केवल एक, यानी पहला कथन हमारा सत्य है। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसका आंसर है केवल एक, यानी कि हमारा केवल पहला ही कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य नहीं है। क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी बताई गई है वो क्वांटिटी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा नहीं होती है, कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 25। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। अग्नाशय के संदर्भ में निम्न विकल्पों पर विचार कीजिए। यानी कि हमसे फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहता है कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लो, यहीं पर गलत कर दिया इसने, बिल्कुल नहीं है शरीर की सबसे बड़ी, हम इसे कहेंगे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्योंकि पहले पर तो कौन आता है? लीवर आता है प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है हमारी वो यकृत होती है, पैनक्रियाज का नंबर दूसरे पर आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? इसका सर्वाधिक भाग एंडोक्राइन ऊतक का बना होता है। नहीं, ये किसने कहा एंडोक्राइन ऊतक का बना होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अग्नाशय का मेन रोल होता है डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव यानी कि पाचन की ग्रंथि है। अब पाचन की ग्रंथि है तो
आपने पढ़ा होगा बिल्कुल कि जो अपने रस बाहर की ओर स्रावित करती हैं वो कौन सी होती हैं? बाह्य स्रावी। और जो अपने रस अंदर की ओर स्रावित करती हैं वो होती हैं अंतःस्रावी। तो यहां पर हमने क्या बोला? एंडोक्राइन ऊतक। एंडोक्राइन यानी कि वो टिश्यूज जो सिक्रीशन अपने अंदर की ओर करवाएंगे, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या करती है? अग्नाशय रस का स्राव करवाती है। बेटा किसका करवाती है? अग्नाशय रस का, पैनक्रियाटिक जूस का स्राव करवाती है, जो एक तरह का पाचक रस होता है। और इस पाचक रस के अंदर हम अगर बात करें तो पाचक रस होने के कारण इसको एंडोक्राइन न कहकर इसको एक्सोक्राइन कहा जाएगा। तो हम अगर बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी गलत हो गया। और दूसरा बोला कि इसका सर्वाधिक भाग जो एंडोक्राइन ऊतक होता है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? एक और दोनों सत्य हैं? बिल्कुल नहीं है। केवल दो सत्य है? बिल्कुल नहीं है। केवल एक सत्य है? बिल्कुल नहीं है। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? डी, न तो एक और न ही दो, यानी कि दोनों के दोनों कथनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो क्वेश्चन नंबर 25 था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पुरुष सेक्स हार्मोन है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो मेल सेक्सुअल हार्मोन, पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो देखिए सीधी सी बात है, यहां पर एक दिया है प्रोजेस्टेरोन, एक है एस्ट्रोजन, एक है एंड्रोजन, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए सीधी सी बात है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में। क्यों? महिलाओं में क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इस हार्मोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रेगनेंसी हार्मोन इसको कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी तो मेल में होगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो आंसर नहीं जाएगा। उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन भी सिर्फ सिक्रीट होता है फीमेल्स के अंदर, और एस्ट्रोजन का काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहें या फिर इसे मासिक धर्म कहें, इसको रेगुलेट करना होता है, नियमित करना होता है। तो ये भी मेल के अंदर नहीं मिलता है, तो ऑब्वियस सा ये भी नहीं हमारा आंसर होगा। अब बचा कौन? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि एंड्रोजन वो हार्मोन है जो मेल में स्रावित होता है, नर में स्रावित होता है, और इसका काम होता है कि नर जननांग इनका विकास करता है, तथा जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं मेल के, उन कैरेक्टर्स को डेवलप करना होता है, यानी कि उनको विकसित करना होता है। तो मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, मेल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेल कैरेक्टर्स में हमारे पास एक चीज़ आ गई, जैसे जो साउंड है हमारी, उसका साउंड का पिच क्या हो जाता है? कम हो जाता है। साउंड का पिच कम होने से आवाज़ भारी हो गई, वो किसके कारण हुआ? एस्ट्रोजन के कारण हुआ। उसके अलावा जो अदर हमारे मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करना, ये भी किसका? एंड्रोजन का काम हुआ। तो ये जो है एंड्रोजन, ये हमारा मुख्य नर सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि 27 आपके टेस्ट में आया था। एक बार इसे ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है ये क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है द सेल्फिश जीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द सेल्फिश जीन की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें सीधे सीधे ऑप्शन हमें देखने हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल सिंपल सा और सरल सा हमारा आंसर रहेगा। देखिए सबसे पहले इसने बोला ऑप्शन ए में चार्ल्स डार्विन, दूसरा बोला मेंडल, तीसरा बोला रिचर्ड डॉकिंसन और चौथा बोला किंग्सले स्टेन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये तो कोई ऑथर ही नहीं है, इन्होंने तो कोई पुस्तक ही नहीं लिखी, तो ये तो हमारे वैसे ही गायब हो गए। ये लीजिए, ये हमने हटा दिया है इनको यहाँ से। अब बचे कितने? 3। तो सबसे पहले जो चार्ल्स डार्विन है इनकी बात करते हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने जो बुक लिखी थी वो था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन्होंने जो बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने वो थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये तो हो गई चार्ल्स डार्विन की। अब बात आती है मेंडल की। तो जो मेंडल ने बुक लिखी थी, मेंडल की बुक थी एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या थी प्यारे बच्चों? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि देखिए इसमें हमें नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेंडल ने जो है हमारा एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, मेंडल जो थे इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किस पर किया था? पी प्लांट पर किया था, यानी मटर के पौधे पर किया था। तो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया तो सीधी सी बात है प्लांट के ऊपर बात करी। दूसरी चीज, मटर के पौधे पर क्या एक्सपेरिमेंट किए? इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए। यानी कि एक हमारा ये वाला प्लांट हो गया, एक ये वाला प्लांट, इन दोनों प्लांटों का जब इन्होंने क्या करवाया? पॉलिनेशन करवाकर जब इनसे निर्मित होने वाले नए पौधे की बात करी तो इन्होंने देखा कि नए पौधे में किसके गुण आ रहे हैं, पहले वाले पौधे के आ रहे हैं, दूसरे वाले पौधे के आ रहे हैं, किसके गुण यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर किया? प्लांट के ऊपर। और ये क्या थे इसके? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ये बुक किसकी रहेगी? आपकी ग्रेगर जॉन मेंडल की रहेगी। अब बचे रिचर्ड डॉकिंसन। सीधी सी बात है, अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता या निम्न में से कोई नहीं होता तो हम फिर भी सोचते। अब हमारे पास ऑप्शन एकमात्र बचा है, ना तो हमारा डी रहेगा, ना हमारा बी रहेगा, ना हमारा ए रहेगा। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिचर्ड डॉकिंसन ने, जिन्होंने दिया था कौन सी बुक? द सेल्फिश जीन। जो कि पब्लिश हुई थी 1976 में। तो प्यारे बच्चों ये हमारा ऑप्शन नंबर 28 रहा, शायद चौथा क्वेश्चन था ये। तो ये हमारा क्लियर हुआ। एक बार इनके नाम आप लोग जरूर लिख लेना, नोट कर लेना, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बुक का नाम देके ऑथर पूछ सकता है या फिर ऑथर देके बुक का नाम पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कि स्कर्वी रोग में क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्कर्वी रोग के कारण जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो फूल जाते हैं या मसूड़ों से लगातार खून बहता है। खून बहना, क्या हम इस खून बहने को कह सकते हैं कि भैया जख्म ना भरना? क्योंकि लगातार बह रहा है, अगर ये बहते हुए रुक जाता तो ब्लड क्लॉट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, सब सही रहता। लेकिन हम क्या कहते हैं
कि खून बह रहा है लगातार, इसका मतलब जख्म नहीं भरा है, और जख्म नहीं भरा है इसका मतलब क्या नहीं हुआ है, घाव नहीं भरा है। अब देखिए बालों का झड़ना, बिल्कुल इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, बालों के झड़ने से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो सीधे सी बात है कि बालों का झड़ना ये विटामिन बी होता है। अत्यधिक मोटापा ये आपका थायराइड हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें इंसुलिन की अधिकता, अरे इंसुलिन की अधिकता भैया, इंसुलिन की अधिकता यानी कि पैनक्रियाज ग्लैंड की बात हो रही है, अग्नाशय ग्रंथि की बात हो रही है, क्योंकि इंसुलिन तो वही रिलीज करवाती है ना। तो सीधी सी बात है, ये भी आंसर नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। आंसर क्या रहेगा, घाव न भरना, यानी कि अगर कोई जख्म हो जाता है। देखिए पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर जितनी भी चीजें दी हुई है विटामिन सी के कारण सिर्फ यही एक लॉजिक बनता है। फिर भी एक चीज और बता देता हूं कि जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग के अंदर इनिशियल स्टेज में गम्स यानी कि मसूड़ों में खून नहीं आता, ना उनमें सूजन आती है। स्कर्वी रोग में सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि आपका बॉडी वेट धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बॉडी वेट गिरेगा एक हाइपरटेंशन यानी कि स्ट्रेस लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा तो भाई बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और ये जो कंडीशन बताई ना स्कर्वी, स्कर्वी तो एक बहुत ज़्यादा फैलने के बाद की बात है, यानी कि जब संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल जाता है उसी कंडीशन में केवल हमारा स्कर्वी रोग होता है। यानी कि गम्स जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं वो फूलते हैं। जब स्कर्वी रोग ज़्यादा फैल जाता है तो उसके अधिक संक्रमण से मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन आता है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कब हुए, जब बहुत ज़्यादा संक्रमण हुआ। इसलिए इनिशियल स्टेज जो होती है इसमें घाव न भरना जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ आया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 30 था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और यहां के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में सीधा सीधा हमसे पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति और ज्ञान, इच्छा शक्ति, ज्ञान और सोच का केंद्र है। तो बच्चों सीधी सी बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास जितने भी पार्ट्स आते हैं ब्रेन के, जितने भी छोटे छोटे भाग हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मैच्योर जो भाग होता है वो हमारा होता है सेरेब्रम। कौन सा होता है बच्चों, सेरेब्रम होता है। देखिए बेसिकली हम जो पार्ट्स पढ़ते हैं ना जब ब्रेन के, तो उसमें कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, यहाँ मैं एक बार पहले वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है सेरेब्रम। एक आता है सेरिबुलम, एक आता है थैलेमस, एक आता है हाइपोथैलेमस, ये हमारे 4 ऐसे मेजर पार्ट हैं जो मोस्ट ऑफ द ब्रेन के फंक्शन जो है वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि मस्तिष्क के ज़्यादातर भाग यहीं से कंट्रोल होते हैं। अब हमें समझना क्या है, देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि हमारा ये बताना है कि बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान और सोच का केंद्र कौन है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो इनमें सबसे पहला लिखा है सेरेब्रम, ये जो सेरिब्रम है इसके कुछ फीचर्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सेरिब्रम होता है सबसे पहली चीज़ तो वो सबसे आगे का भाग होता है, साथ ही साथ वो सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद इस सेरिब्रम को ही ज्ञान का केंद्र कहा जाता है और इसी आपके सेरिब्रम को क्या कहा जाता है,
स्मृति, या फिर हम बात करें इच्छा शक्ति, या फिर हम कहें याददाश्त, इन सब का केंद्र इसको कहा जाता है सेरिब्रम को। तो हमसे पूछा क्या है, देखिए हमें बोला कि बुद्धि का केंद्र कौन है, स्मृति का केंद्र कौन है, इच्छा शक्ति का केंद्र कौन है, ज्ञान का और सोच का केंद्र कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है सेरिब्रम है, क्योंकि थैलेमस भाग जो होता है, थैलेमस भाग सोना है, जैसे जगना है, या फिर हम जो सपने देखते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इनको कंट्रोल करता है थैलेमस। या फिर हमें कब ठंडा महसूस हो रहा है, कब हमें गर्म महसूस हो रहा है, होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा एसी का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो कुछ समय के बाद हमें ठंड लगने लग जाती है। तो जब ठंड लगती है तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कौन कर रहा है, थैलेमस कर रहा है। जब हम कहीं पर धूप में निकले हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, स्किन जलना शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्ड करेगा, इसके लिए थैलेमस रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये थैलेमस भाग जो होता है, इसके ये सब कार्य होते हैं। हाइपोथैलेमस, इसका तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, ये होता है सेंटर ऑफ इमोशंस, यानी कि जो भावनाएं होती हैं, दुख है, प्यार है, मोहब्बत है, घृणा है, लालसा है, ये जो सब चीज़ें होती हैं, इन सब के अंदर जो इच्छा कह रहा हूँ, जो हमारा एक तरह से इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाला भाग कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा, ना थैलेमस इसका आंसर होगा। मेडुला ऑब्लंगेटा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा का काम होता है कि जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं बॉडी की, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, वो अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला ऑब्लंगेटा देखता है। और हमारा आंसर सीधा सीधा कौन चला जाएगा, सेरिब्रम चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया, कोई दिक्कत है? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन का आपको डाउट मिल जाएगा, वहाँ पर सॉल्यूशन शायद आपको मिल भी गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने टेस्ट में दिया है, क्वेश्चन नंबर 34 करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहा है अगले क्वेश्चन में हमसे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, हमारा क्वेश्चन रहेगा 41। कौन सा क्वेश्चन रहेगा बच्चों, 41 रहेगा। तो बच्चों 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 41 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन इसने पूछा है कि संबंधित पौधों और जानवरों से युक्त एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक क्रम, आज जैव क्रम बताने वाला हूं, जिससे इस तरह के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। जैव क्रम यानी कि बायोलॉजिकल हियरार्ची की बात करेंगे, जैव उपक्रम कहते हैं इसे। तो जैव उपक्रम जो होता है वो किस तरह से होता है देखते हैं। जैव उपक्रम की शुरुआत होती है हमेशा एक जीव से, या फिर हम कहें कि एक ऑर्गेनिज्म से जो है इसका शुरुआत होता है। और ऑर्गेनिज्म से शुरू होकर ये जो हमारा जैव उपक्रम है ये बढ़ता है आगे। पहले एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा, अब वो ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या बढ़ाकर अपनी जो है बना लेगा स्पीशीज यानी कि प्रजाति। तो बच्चों जो प्रजाति बनी है, ये प्रजाति जब बहुत सारी यानी कि अलग अलग तरह की प्रजातियां जब आपस में मिल जाएंगी तो ये निर्माण कर देती हैं कम्युनिटी का। किसका निर्माण कर देती हैं प्यारे बच्चों, कम्युनिटी का, या फिर हम बात करें समुदाय का। और जब बहुत सारे समुदाय आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। और जब हमने बोला यहां पर क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र, एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र जिसमें क्या हो, संबंधित पौधों और जानवरों से युक्त हो। तो सीधी सी बात है, इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो ये निर्माण करते हैं बायोम का।
जियोम का निर्माण करते हैं। और जब हम ग्रुप ऑफ बायोम्स की बात करें तो ये हमारा बायोस्फीयर बना देता है, यानी कि जैव मंडल का निर्माण कर देता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक जैव उपक्रम होता है, ये एक बायोलॉजिकल हिरार्ची होती है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआत हमने करी है जीव से, फिर उसने जो है प्रजाति बनाई, प्रजाति से समुदाय बना, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र बना, पारिस्थितिक तंत्र से जियोम बना, और जियोम से हमारा क्या जैव मंडल यहाँ पर बना। तो हमसे पूछा क्या गया है कि पौधों और जानवरों से युक्त एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि ग्रुप ऑफ, किसकी बात हो रही है, पारिस्थितिक तंत्र के ग्रुप की बात हो रही है। तो पारिस्थितिक तंत्र का ग्रुप क्या कहलाता है, जियोम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जियोम है कहीं पर, हाँ ये रहा बिल्कुल बायोम, यही तो है ना बायोम। और बायोम हमारा कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बायोमास, ये तो आप सभी को पता है बायोमास क्या होता है, यानी कि वेट ऑफ लिविंग्स, सीधी सीधी बात करें अगर। उसके बाद पर्यावास, पर्यावास यानी कि पर्यावरण में रहने वाले जीवों का आवास, हैबिटेट हम कह सकते हैं। इकोटोन, अरे इसमें क्या इकोटोन भैया, इकोटोन बहुत सिंपल सी चीज़ है। इकोटोन क्या है, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर पृथ्वी है, दोनों जहाँ पर यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर हमारा जमीन है, स्थल है, जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। यानी कि हम बात करें अगर, ये इस तरह से हमारा कोई समुद्र है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, और जहाँ पर ये स्थल आ गया, तो इस स्थल और इस समुद्र के बीच का जो कॉमन भाग रहेगा, इस कॉमन भाग को ही क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं हमारा आंसर कौन है, बायोम है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 या फिर अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर रहेगा बायोम, या फिर हम इसे कहेंगे जियोम। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी है तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कहाँ है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 71 आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करनी है हमें शायद। हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 71 ही है हमारा आखिरी क्वेश्चन बायोलॉजी का। इवन बायोलॉजी और ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो इकोलॉजी वाला सेक्शन रहता है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लास्ट हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 71 ये है। और क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे क्या पूछा गया है कि दो पारितंत्रों के बीच संक्रमण क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तो हमने देखा था संक्रमण यानी कि मिक्सअप, जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिल जाते हैं उसको क्या कहेंगे। अरे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था इकोटोन, ये रहा ना इकोटोन, आंसर आ गया सीधे सीधे। इसलिए तो मैं कह रहा था कि बायोलॉजिकल हिरार्ची आप समझ लीजिए, आधे क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाने हैं। तो ये जैसे ये वाला हो गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर कुछ टर्म हो रहे हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांसहैबिटेट है, इकोटाइप है, निके है, तो क्या होते हैं ये। देखिए सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले इकोटोन और इकोटाइप ये मिलते जुलते टर्म है, इसको समझ लेते हैं। तो जो इकोटाइप रहेगा हमारा, इकोटाइप होता है कि एक ही तरह के मिलते जुलते जीव, एक ही तरह के मिलते जुलते जीव जिनको इनके फिनोटाइप, जो हम जेनेटिक्स में आगे फिनोटाइप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, तो जो फिनोटाइप होता है यानी कि जो फिजिकल कैरेक्टर होता है, यानी कि जो भौतिक गुण होता है, उस भौतिक गुण के आधार पर जब हम जीवों को अलग नहीं कर पाते हैं, एक ही स्पीशीज के वो हमें एक ही तरह के जीव दिखते हैं, उसी को कहा जाता है इकोटाइप, जो कि फिनोटाइप यानी कि भौतिक गुण प्रदर्शित, भौतिक गुणों के अंदर डिफरेंशिएशन या फिर हम बात करें कि अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इकोटाइप कहते हैं। अब बात आई ट्रांसहैबिटेट की। ट्रांसहैबिटेट बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, अगर आप समझना चाहोगे तो बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगेगी आपको समझने में।
ट्रांस हैबिटेट होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रवासी वर्ड सुना होगा आपने, यानी कि आज यहाँ पर हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है या कोई भी परिस्थिति परिवर्तित होती है तो इस जगह से उठ के वहाँ चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे पक्षी जो होते हैं वो साइबेरियन पक्षी जो है हमारे इंडिया में आ जाते हैं कुछ समय के लिए, हमारे इंडिया के जो पक्षी है कुछ समय के लिए बाहर दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो ये होता है ट्रांस हैबिटेट, यानी कि अपने हैबिटेट को, अपने जो आवास को जो है चेंज करते रहना, ये ट्रांस हैबिटेट होता है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। अब क्या है निके। निके क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी एक चीज़ है कि जैसे हम बात करें कोई भी हमारा आवास है कहीं पर भी, जहां हम अपनी ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम भी क्या हैं, एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, हमारी भी एक स्पीशीज़ है, फिर हमारी कम्युनिटी है, फिर हमारा इकोसिस्टम है, फिर हमारा बायोम है, फिर हमारा जो है ऑल ओवर क्या है बायोस्फीयर है। ठीक उसी तरह से हम अगर बात करें निके, तो निके होता है एक तरह से सीधे सीधे भाषा में अगर हम कहें तो फिजिकल हैबिटेट। फिजिकल हैबिटेट, फिजिकल हैबिटेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल हैबिटेट को हम हिंदी में कहेंगे भौतिक आवास। भौतिक आवास। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 तक हम जो है कर चुके हैं और ये हमारे कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि टेस्ट में आप मेहनत करते रहिए। हम लोग तत्पर आपके लिए खड़े हुए हैं, हर कदम पर, हर स्टेप पर आपका साथ देने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। बस आपका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए आपके एग्ज़ाम पर, यानी कि बीपीएससी प्री की जो आपकी परीक्षा आ रही है उसके लिए आपको दिन रात मिलाकर मेहनत करनी होगी। प्यारे बच्चों, ये आपका ऐसा समय है, बहुत क्रूशियल टाइम ये रहेगा आपके लिए। तो आप सभी से बस यही हमारा आग्रह रहेगा, यही हमारा निवेदन रहेगा कि सारी चीज़ों को जो भी आपको भटका सकती हैं अपने रास्ते से, उन सभी चीज़ों को एक तरफ कर दीजिए, उन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन एग्ज़ाम पर आप लोग रखेंगे। बस यही कामना ईश्वर से करते हैं कि आप जल्द से जल्द एक अच्छे ऑफिसर बन के निकलें, आप कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 69 बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस में प्रयास टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख रहे हैं केमिस्ट्री का 19 नंबर। इस प्रश्न में दिया हुआ है किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या 34 है और द्रव्यमान संख्या 70 है, तब तत्व में परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है वहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। तो हम लोग जानते हैं जो द्रव्यमान संख्या होता है किसी भी परमाणु में, वह होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याओं का योग। तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा n + p, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 70। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है और प्रश्न में दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या है 34। तो इस इक्वेशन में हम प्रोटॉन की संख्या को इसमें रख देंगे, n + 34 = 70। इसीलिए n = 70 - 34, तो यह आ जाएगा 36। यानी कि इस प्रश्न में न्यूट्रॉन की जो संख्या है वह हो जाएगा 36 या 36। तो आपका आंसर हो गया सी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इस क्वेश्चन में पूछा गया है टेफ्लॉन एक बहुलक है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो बहुलक होता है उसे पॉलीमर कहते हैं और जो बहुलक बनता है वह मोनोमर या एकलक से बनता है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है प्रोपेन।
दूसरा है आइसोप्रीन, तीसरा है टेट्राफ्लोरोएथिलीन और चौथा है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यह होता है CF2, इसे कहते हैं हम टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये जो होता है यह एक मोनोमर है। मोनोमर मतलब एकलक, और जब एकलक के अणु एक चेन में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वह बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है F2 का बंध क्रम क्या है? तो बंध क्रम को हम इंग्लिश में लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक टेबल हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे टेबल में होता है एक साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे साइड में होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0। यही अगर एक इसमें बढ़ाते जाइए 15 होगा, और इसमें 2.5 को माइनस करते जाना है, 0.5 को माइनस करते जाना है। तो 3 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, 16, 2.0, 17, 1.5, इसी तरीके से 18, 1.0, 19, 0.5, 20, 0, यानी कि इस टेबल से आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक साइड में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी F2 में? F2 जो होता है वह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है। इसमें 2 फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। तो फ्लोरीन के एक परमाणु में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 9, इसमें हो जाएगा 9। तो F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9 + 9 18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F2 में कितना है? 18 है। तो टेबल से देख लेंगे, यहाँ पर 18 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो बॉन्ड ऑर्डर है वह कितना है? 1.0। इस टेबल से आपका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर हो गया B, बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डच मेटल निम्नलिखित में से किन धातुओं के मिश्रण से निर्मित होता है? तो डच मेटल क्या है? एक मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एलॉय। ठीक है, तो जो डच मेटल है वह कॉपर, तांबा और जिंक धातुओं से बना हुआ क्या यह एक मिश्र धातु है। इसमें कॉपर की मात्रा होती है 80% और जिंक की मात्रा होती है 20%। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में पहला ऑप्शन तांबा और टीन, तो गलत हो गया। दूसरा है टीन और सीसा, ये भी गलत हो गया। तीसरा है तांबा और सीसा, ये भी गलत हो गया। और चौथा है जस्ता और तांबा, तो जस्ता और तांबा। जस्ता को Zn से डिनोट करते हैं, तांबा को Cu से, मतलब कॉपर। तो आंसर हो जाएगा इसमें D, दिल्ली। तो डच मेटल किन धातुओं के मिश्रण से बना हुआ है? जस्ता और तांबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? संगत है मतलब सही है। एक तरफ आपको धातु दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको अयस्क दिया हुआ है, इसमें मैच करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं ए, कैल्शियम का अयस्क दिया हुआ है सिलिविन। तो सिलिविन जो अयस्क होता है वह पोटेशियम का होता है।
तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, मैग्नीशियम, इसका अयस्क है कीसेराइट। तो कीसेराइट जो होता है वो होता है MgSO4.H2O होता है। तो इसमें क्या है, ये मैग्नीशियम है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इससे हम मैग्नीशियम को निष्कर्षण कर सकते हैं। तीसरा और चेक कर लेते हैं, टीन का दिया हुआ है गैलेना, जबकि गैलेना किसका होता है, हमारा गैलेना होता है पीबी का, लेड का। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गया। और चौथा है आपका पारा का दिया हुआ है हेमेटाइट और किसका होता है, फेरस का होता है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, मैग्नीशियम, जिसका अयस्क है कीसेराइट। तो आंसर हो गया इसमें बी। अम्लीय वर्षा उन इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है जो चूना पत्थर और संगमरमर जैसी चट्टानों से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। मतलब कहने का मतलब है, जो अम्लीय वर्षा होती है वह मोनुमेंट या ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाती है, जो मुख्य रूप से चूना पत्थर या संगमरमर के बने होते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो जो नेचुरल वर्षा होती है, अगर उसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है, pH मान 5.6 से कम हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा, दोनों एक ही बात हो गया। तो जो अम्ल वर्षा होता है वह संगमरमर से क्या करेगा, रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और अभिक्रिया करेगा, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सी अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो C हो जाएगा प्लस चार्ज, CO3 माइनस चार्ज, H2 हो जाएगा प्लस चार्ज, SO4 माइनस चार्ज। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में कैल्शियम करेगा अभिक्रिया सल्फेट के साथ और हाइड्रोजन करेगा कार्बोनेट के साथ। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वह है CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये दोनों कहाँ से आया, तो ये आता है H2CO3 के डिसोसिएशन से। चूँकि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो प्रोडक्ट बनाता है H2CO3, लेकिन ये अनस्टेबल होने के कारण डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वह CaSO4 है। तो जिप्सम जो होता है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिएगा जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना है, 2 है। और मेन फार्मूला क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट। प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, कैल्शियम सल्फेट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, दिल्ली। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम। तो इसमें जो अंतिम उत्पाद बन रहा है वह जिप्सम बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का। किसी विलयन का पीएच मान 4 से 5 में बदल जाता है, H प्लस आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे। पीएच बराबर होता है -log H प्लस आयन की सांद्रता, बेस में रहता है 10। तो यहाँ पर जो पीएच हो रहा है 4 से बढ़कर 5 हो रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों में H प्लस आयन की सांद्रता को फाइंड करेंगे। तो पीएच का मान पहले लिखते हैं 4 बराबर -log H प्लस बेस में 10 रहेगा, माइनस को इधर लेकर आते हैं और -4 बराबर log H प्लस बेस में 10। तो आप लोग लॉग में जानते होंगे जो यहाँ पर वैल्यू होता है वह क्या होता है, इसके नंबर के बराबर करने के लिए बेस के पावर में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर
H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 10 के पावर माइनस 4, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लेते हैं log x बेस में 10 है बराबर 2, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो x का जो वैल्यू होगा वह होगा 10 के पावर में 2, पावर में चला जाता है, इसमें आंसर हो जाएगा 100 हो गया, x बराबर 100। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है -4, यहाँ H प्लस की सांद्रता पूछा जा रहा है, तो H प्लस बराबर हो जाएगा 10 के पावर -4, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से और pH 5 होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता, वो हो जाएगा 10 के पावर -5, क्योंकि ये pH 4 से 5 में बदल गया है, तो H प्लस आयन की सांद्रता में भी क्या होगा, बदलाव होगा। अब यहाँ पूछा गया है कितना गुना वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, तो जो हमको बाद में आता है H प्लस आयन की सांद्रता, उसको हम ऊपर में लिखते हैं, ऊपर में आएगा 10 के पावर -5, क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता हो गई है -10 के पावर -4 से 10 के पावर -5, और नीचे में लिखेंगे जो पहले था 10 के पावर -4, दोनों क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये बस कैलकुलेशन है। अब तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही माइनस को हटाएंगे दोनों में तो अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 4 अपॉन 10 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 4 अपॉन 10 के पावर 4 गुना 10, जो दोनों मल्टीप्लाई होगा 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आएगा 1/10, यानी 1/10 गुना हो गया है, ठीक है। अगर कमी पूछा जाए तो कितनी कमी हो गई है, 10 गुना कमी हो गई। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, या तो 1/10 गुना हो गया है, या बटे में 10 है तो 10 गुना कमी हो गया है। तो ऑप्शन आप देखिएगा 10 गुना कमी है, सी ऑप्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये टोटल आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो आपको प्रयास टेस्ट में पूछे गए थे, तो इसको आप फिर से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपने संस्थान के जो प्रयास टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस प्रयास टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के साइंस सेक्शन के क्वेश्चन में फिजिक्स सेक्शन के क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स सेक्शन का है वह 14 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि हवाई जहाज के हिस्सों को सफाई में कौन सा तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो हवाई जहाज के वे हिस्से जहां फिजिकली साफ करना संभव नहीं है, हम उसके लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से हम हवाई जहाज के उस हिस्से को साफ करते हैं जहां फिजिकली साफ करना संभव नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचती है। तो देखिए चंद्रमा के जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 1.26 सेकेंड का समय लगता है। तो जब 4 ऑप्शन के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम सबसे निकटतम ऑप्शन को देखते हैं, और वह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1.3 सेकेंड। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर, यह जो है ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को। और तीसरा है डायनेमो, यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, तो माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि माइक्रोस्कोप में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश में बदल दिया जाए तो माइक्रोस्कोप का विभेदन क्षमता बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा। तो देखिए जो विभेदन क्षमता होता है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का।
विभेदन क्षमता जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ अगर घटता है तो विभेदन क्षमता बढ़ेगा, और अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो विभेदन क्षमता घटेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं नीले लाल प्रकाश से नीले प्रकाश की ओर, मतलब वेवलेंथ घटता है, तो उस स्थिति में हमारा विभेदन क्षमता बढ़ जाएगा, विभेदन क्षमता में इंक्रीजमेंट होगा, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से सबसे कम किस माध्यम में होती है। तो देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होगा। जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ेगी प्रकाश की चाल में कमी आएगी। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक, उससे कम जल में, उससे कम नायलॉन में, और सबसे कम हीरे में होगा। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन में हीरा जो है उस जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का स्कैटरिंग जो होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके संदर्भ में बात करता है। कहता है बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दूसरा कह रहा है जिस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उस रंग का प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होता है, जो कि गलत है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। तो इस स्थिति में सेकंड नंबर ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंद्रधनुष जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे नीचे का जो रंग होता है वो वायलेट होता है, बैगनी होता है। तो इस आधार पर कह रहा है कि कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन है? 2, केवल 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए नंबर सही है, बी नंबर गलत है, तो असत्य बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंस की क्षमता के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है लेंस की क्षमता के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट कहता है इसकी क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, बिल्कुल सही बात है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। दूसरी बात, लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक नहीं होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वह क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस दूरी का, 1/f का। तो फोकस दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण जब हम बात करते हैं अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उस स्थिति में लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक हो जाएगी, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। तो इस स्थिति में जब हम लेंस की क्षमता की बात करते हैं कि हमेशा धनात्मक होता है, क्या गलत हो गया? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, यह सही है। तो ऑप्शन सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य केवल 1 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि तीव्रता की बात कर रहा है, तो सामान्य बातचीत की बात जब कर रहा है तो सामान्य बातचीत की स्थिति में ध्वनि की तीव्रता 30 से 60 डेसिबल के लगभग होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिसाइल और रॉकेट का, तो इसकी तीव्रता जो होती है वह 160 से लगभग 170 डेसिबल के आसपास होता है। ट्रक की आवाज की बात करते हैं तो लगभग 90 से 100 डेसिबल के आसपास होता है। और अगर हम कारखानों की आवाज करते हैं तो लगभग 100 से 110 डेसिबल के आसपास होता है। तो इस प्रकार इसमें सर्वाधिक ध्वनि मिसाइल अथवा रॉकेट की आवाज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है कि मृग तृष्णा घटित होने के कारण है। मृग तृष्णा जो मिराजेस का फॉर्मेशन होता है रेगिस्तान में, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है मृग तृष्णा का कारण होता है तो वातावरण में चुंबकीय गड़बड़ी, यह बिल्कुल गलत बात है। वायुमंडल के विभिन्न भागों का असमान ताप, यह सही बात है। दूसरा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास, यह भी गलत बात है। नेक्स्ट, वायुमंडल की विभिन्न भागों का समान ताप, यह भी गलत है। क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य से उष्मा प्राप्त करती है तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, और पृथ्वी के सतह के गर्म होने से
इसके संपर्क में जो वायुमंडल होता है वह गर्म हो जाता है। इस प्रकार नीचे का वायुमंडल पहले गर्म हो जाता है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ऊपर का वायुमंडल ठंडा होता है। इसके कारण जब सूर्य का प्रकाश ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश इस विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय यहीं से लौट जाती है, जिसके कारण इस मृग तृष्णा या मिराज का फॉर्मेशन रेगिस्तान में होता है। कभी कभी आप इस प्रकार की घटना, इल्यूजन ऑफ वाटर की घटना आप हाईवे पे भी गर्मी के समय दोपहर में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का जो नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्लांक स्थिरांक क्या है? तो प्लांक स्थिरांक जो है वो एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। प्लांक स्थिरांक जो होता है वह एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। ठीक है, इस तरह से आपका फिजिक्स का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ।